रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी जोगी कांग्रेस के प्रदीप साहू को दक्षिण विधानसभा में काफ़ी बड़ी मात्रा में सहयोग और समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण विधानसभा से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार से विधायक हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने भी महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो चुका है। जब से प्रदीप साहू ने अपनी ताल यहाँ चुनावी रण में ठोकी है, तब से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। प्रदीप साहू लगातार वार्डों में, मोहल्लों में, गली मोहल्लों में टहल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जहां उन्हें लगातार लोगों से प्रेम और जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जो है विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव में 2023 में आप जो है अजीत जोगी जी की, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी से आप उम्मीदवार हैं दक्षिण में, और दक्षिण का चुनाव लगभग 7 बार से भाजपा जीतती आ रही है। तो इस बार आपको क्या लगता है और आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पर उतरे? देखिए, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी 7 बार चुनाव जीत गए, अब 8वीं बार नहीं जीतेंगे। उसका कारण भी यही है कि विधानसभा की जनता एक ही चेहरे को देखकर थक गई है। अब उन्होंने मन बना लिया है कि वक्त है बदलाव का, और इस बार वो बदलाव कर रहेंगे, क्योंकि 35 साल का जो समय होता है वो काफ़ी समय होता है। और जब हमारी राजधानी नहीं बनी थी, उसके पहले से आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे रायपुर दक्षिण विधानसभा का विकास होना था, आज आप देख सकते हैं किसी प्रकार से कोई विकास नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी विकास को देखने के लिए दूरबीन से हमको खोजना पड़ेगा। और दूसरी तरफ विकास हुआ भी है, लेकिन वो विकास जो हुआ है स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी का हुआ है, उनके परिवार का हुआ है। तो ये जो जनता है, अब ये मूड बना ली है कि ये समय है बदलाव का, इस बार उनको बदल कर रहेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो इतने सारे मुद्दे हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूं पट्टे की। आज दक्षिण विधानसभा के लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया है। मैं बात करूं पेंशन की, तो पेंशन तो नहीं मिलता, लेकिन टेंशन लोगों को ज़रूर मिलता है। मैं बात करूं रोज़गार की, तो आज कहीं रोज़गार नहीं देखने मिलता। हमारे यहाँ के लोग रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए छत्तीसगढ़ को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर होते हैं। आप बेरोज़गारी भत्ता की बात कर लें। इस तरीके से तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं, और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और सब कहते हैं कि ये बृजमोहन अग्रवाल जी का दक्षिण विधानसभा गढ़ है। मैं नहीं मानता कि ये बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है। ये गढ़ है तो छत्तीसगढ़ यहाँ होगा। ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस की भी आती है। कांग्रेस सत्ता में है, अभी लगातार बनी हुई है, और उनके तरफ से एक संत जो है इस बार आपके सामने है। तो एक तरफ बृजमोहन है, एक तरफ संत है, तो उसके बीच में आप जो है अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, आदरणीय महंत जी संत हैं, और पहला चीज़ तो जब कोई वकील होता है तो उसको वकालत करना चाहिए। अगर कोई पुलिस है तो उसे पुलिस की नौकरी करनी चाहिए। उसी तरीके से आदरणीय महंत जी महंत हैं, तो उनको तो पूजा पाठ का काम करना चाहिए। कहाँ वो आकर पैराशूट लैंडिंग करके शिवरी नारायण से यहाँ आते हैं और रायपुर दक्षिण की जनता के बीच उनको प्रत्याशी बनाया दिया जाता है। ये, और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं रायपुर दक्षिण से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो पता नहीं क्या इनका ऊपर का सेटिंग है। जब कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता रायपुर दक्षिण विधानसभा में, उसे ज़बरदस्ती हमको हमारे विधानसभा में थोप दिया जाता है। तो जनता जानती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता ने ये विश्वास भी बना लिया है कि अब हमको किसको वोट देना है। और महंत जी शिवरी नारायण में रहते हैं, कभी कभी वो दूधाधारी मठ में आते हैं। तो यहाँ की जनता नहीं चाहती कि अब हम लोग को शिवरी नारायण जाना पड़े
और हम जाके वहाँ पे काम कराएं। इसलिए जनता महंत जी की तरफ कोई रुख नहीं दिखा रही है। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी उनके द्वारा ये निर्मित पार्टी है। उनका एक मोटो था, एक उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ कैसे भी करके विकास करे, छत्तीसगढ़ियों का विकास होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद उनकी विचारधारा को कांग्रेस ने कुछ अपनाया है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मैं कांग्रेस की ही बात नहीं करूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूँगा। जोगी जी का 3 साल का कार्यकाल था और वो तो इतने बुद्धिजीवी थे, वो IAS IPS तमाम प्रकार के पदों में वो रहे और उनके काम करने की क्षमता से प्रदेश के और देश के लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने जो रोड मैप बनाया था कि छत्तीसगढ़ को कैसे हम लोग विकास की दिशा में लेकर जाएं, कैसे हम यहाँ के छत्तीसगढ़ियाओं को उनकी पहचान दिलाएं, उसी रोड मैप पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और दूसरी तरफ देखें कांग्रेस की बात 5 साल में, तो वही रोड मैप पर भी कांग्रेस काम कर रही है। जो छत्तीसगढ़िया बात को जीवित करने का काम भी जोगी जी ने किया। वो ठेठ छत्तीसगढ़ी में भाषण देते थे, लोग उनके अंदाज से काफ़ी खुश रहते थे। जब वो भाषण देना चालू करते थे तो एक पब्लिक वहाँ से नहीं उठती थी, उनको बहुत गंभीरता से सुना जाता था। और उनके मैं खान पान की बात करूँ तो वो मतलब लाल भाजी से लेकर टमाटर की जो चटनी होती है, ये सारी तमाम चीज़ों में उनके फेवरेट डिश में थे। तो जोगी जी शुरू से छत्तीसगढ़िया व्यक्ति थे और ये लोग तो उनको कॉपी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, अब आप जो स्वर्गीय जोगी जी के बाद आती है बारी अजीत जोगी जी की। अजीत जोगी जी अभी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अजीत जोगी जी अभी जोगी जी स्वर्गीय जोगी जी के कुछ भी मतलब ऐसा है कि उनके उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, या उनकी जो परिकल्पना एक बहुत बड़ी थी तो उस परिकल्पना को लेकर कुछ अमित जोगी जी साकार करते नजर आते हैं? क्योंकि अमित जोगी जी अभी लगातार कई जगह से वो फ्लॉप होते रहे हैं और उनका कार्यकाल लगातार आप देखिए तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में पार्टी पर भी सवाल उठना जायज़ है। देखिए, आप लोग महाराष्ट्र का देखे होंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना जो सरकार में थी, उस शिवसेना जो सरकार में रहते हुए वो अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बचा नहीं पाए। उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, यही भारतीय जनता पार्टी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पक्ष में लाकर वहाँ की सरकार को गिरा देती है। और हमको देखिए, हम लोग तो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बावजूद आज हम लोग अपने दम में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आपने दो राज्यों का उदाहरण दिया, तो क्या ये तीसरा राज्य का भी आप एक इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा जो है एक मुश्किल आने वाली है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेद लेकर तोड़ दिया। लेकिन आज आप देखिए, अमित जोगी जी किसी प्रकार से टूटे नहीं, लड़ते रहे। और आज जैसे कहते हैं कि शेर का बेटा शेर होता है, उसी तरीके से पूर्ण रूप से चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री के विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की, जो रमन सिंह जी थे, वो लड़ लेते पाटन से चुनाव, तो इनके में हिम्मत नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, शेर का बेटा शेर होता है और अमित जोगी जी शेर है, पूरी दमदारी से पाटन विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात, देखिए, बाप तो बाप होता है, तो पिता थे और पिता के नक्शे कदम में अमित जोगी जी चल रहे हैं। और वो खुद चाहते हैं कि अजीत जोगी जी के जो अधूरे सपने थे उनको मैं कैसे पूरा करूं। और एक पिता का जो सपना होता है तो बेटे का फ़र्ज़ होता है कि उसके सपनों को पूरा करे, और वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निकले हुए हैं अपने काम पे। आप देख सकते हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच वो डट कर उनसे लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद आज पूरे विधानसभा में 90 विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, जिसमें मैं रायपुर दक्षिण का भी प्रत्याशी हूँ। अच्छा, इसी बीच ये भी बात आती है कि जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी की बात आती है तो उन पर जो है लगातार कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, जैसे कि अमित जोगी पर भी लगे और सुश्री जो माननीय ऋचा जोगी जी है उन पर भी जो है इस तरीके के आरोप लगे। और उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो राजनीति की गई
तो क्या वो राजनीति आपको नहीं लगता कि ये जो है सुचिता के अनुरूप नहीं थी? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा, ये दोनों को तो जुगरिया हो जाता है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो फिर जाति धर्म यही बात करती है। इनको रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इसमें बात करने का मन नहीं है। अब बताइए, जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो वो आदिवासी कोटे से मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या सोनिया गांधी जी को उस समय नहीं पता था क्या कि नहीं अजीत जोगी जी आदिवासी नहीं है? उस समय क्यों मान गए? फिर आपने उसी अजीत जोगी जी को आदिवासी जो उनका विभाग था उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे। तो उस समय वो क्या आदिवासी नहीं थे? हाँ, लेकिन जोगी जी जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं, कांग्रेस की पार्टी, तो वो आदिवासी नहीं रहते। पिछले कई बार 2 टाइम जब जोगी जी के विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा से विधायक भी बनकर आते हैं, तो उस समय वो आदिवासी रहते हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस से वो हटते हैं तो वो आदिवासी नहीं रहते हैं। अब जब चुनाव की बारी आती है, विधानसभा चुनाव की बारी आती है, तो उस समय भूपेश बघेल जी खुद अकेले कुश्ती लड़ते हैं। अमित जोगी जी को मरवाही विधानसभा से चुनाव लड़ने तक नहीं देते हैं। ये कह देते हैं कि ये आदिवासी नहीं है। मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस में रहोगे तो आप आदिवासी हो और कांग्रेस में नहीं रहोगे तो आप आदिवासी नहीं हो। तो ये इनकी ना ये गंदी राजनीति है। आप मैदान में किसी को लड़ने तो दो। जनता जनार्दन है, जिसको जिताना होगी जिताएगी वो, चाहे वो अमित जी हमारे जोगी कांग्रेस को जिता दे या भाजपा को जिता दे या कांग्रेस को जिता दे, वो जनता का मूड है, जनता तय करेगी। लेकिन ये डरते हैं लोग। अजीत जोगी के नाम से पहले भी डरते थे और आज भी डरते हैं। चलिए प्रदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जनता के नाम आप कोई अपने दक्षिण विधानसभा के लिए एक संदेश दीजिए जो लोगों के दिलों तक पहुँचे, और हमारी ओर से शुभकामनाएँ। धन्यवाद। मैं प्रिय मेरे रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि मैं एक युवा हूँ और आपने एक 35 साल के विधायक को चुना और मैं उसी 35 साल का एक लड़का हूँ। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक 35 साल के विधायक से ज़्यादा ये 35 साल का आपका बेटा, आपका भाई अच्छा काम करके दिखाएगा। मेरे मन में बहुत उमंग और जोश है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके विश्वास में खरा उतरूँगा। 1 नंबर बटन दबाना है। हल चलाता किसान मेरा छाप है। प्रदीप साहू का निशान हल चलाता किसान। यही निवेदन करना चाहूँगा कि अब जब भी वोट डालने जाए तो इस निशान को, हल चलाता किसान छाप को और 1 नंबर बटन को आप याद रखें। मेरी विजय होगी। मैं आपकी सेवा करूँगा, आपका कमियाँ बनकर, आपका बेटा बनकर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।